Okay, so today we will revise. तुम लोग को कोई टॉपिक चाहिए क्या रिवीजन में आज के लिए, या फिर मैं अपने आप ही कंटिन्यू करूँ जैसे मैं डेली करती हूँ? So today we are going to study cephalosporin. Cephalosporin was completed or not? Cephalosporin हो गया था, tetracycline था. Yes. So we will revise tetracycline and chloramphenicol. Two topics. Okay. In concise form we will study. Short form में हम पढ़ेंगे. अगर कहीं तुम लोगों को कुछ डाउट होगा तो then ask me. Okay. So tetracycline is a group of antibiotics which are chemically and pharmacologically very similar. Okay, they are obtained from soil actinomyces. और दिस ग्रुप जो टेट्रासाइक्लिन का ग्रुप आता है उसमें क्या क्या आता है? क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, डेमिक्लोसाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, minocycline. So these all comes under this category of tetracycline. और tetracycline क्या है? एक broad spectrum एंटीबायोटिक्स है. ओके. एंटीबायोटिक्स अच्छे से पढ़ लेना, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स अच्छे से पढ़ लेना. एंड आप लोग एंटी फंगल ड्रग्स भी अच्छे से पढ़ लेना. देन एंटी मलेरियल ड्रग्स एंड एंटी वायरल ड्रग्स, ये सारे अच्छे से पढ़ लेना आप लोग. ओके. और इसमें कोई कहीं भी आपको कुछ डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना अभी, क्योंकि फिर एग्जाम्स आने वाले हैं. अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो और कहीं कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना. सो टेट्रासाइक्लिन क्या है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स है. ये ओरली दिया जाता है यूजुअली, मोर ऑफ द टाइम ये ओरली ही दिया जाता है, बट समटाइम्स इट इज गिवन इंट्रावीनस, समटाइम इट इज गिवन आईवी आल्सो. ठीक है, आईवी के थ्रू आल्सो दिया जाता है. इनको ओरली ही क्यों दिया जाता है? बिकॉज दे आर वेल ऑब्जर्व्ड ओरली. ओरली अगर हम देते हैं तो ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, और एब्जॉर्ब होने के बाद इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाता है. दे आर मेनली एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. मोस्टली ये कैसे एक्सक्रीट होता है? किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होता है. ओके. यूरिन में किडनी के थ्रू एक्सक्रीट होगा. और इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये रीनल फेलियर भी कॉज कर सकता है. तो इस तरह के अगर कोई रीनल से रिलेटेड टिल द टाइम पीरियड अगर कोई टेट्रासाइक्लिन इस ग्रुप से अगर कोई मेडिसिन पेशेंट ले रहा है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका रीनल फंक्शन टेस्ट होता रहे टाइम टू टाइम एट एवरी यू नो 14 डेज, यानी कि 2 वीक्स में एक बार एटलीस्ट मिनिमम उसका रीनल फंक्शन टेस्ट होना चाहिए पेशेंट का. और अगर किसी भी तरह की जो लैब रिपोर्टिंग्स है उसमें कुछ भी अगर अगर रीडिंग्स कुछ एबनॉर्मल, इफ यू फाइंड आउट एनी सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल रीडिंग्स इन द क्लिनिकल रिपोर्ट, देन यू नीड टू रिड्यूस और द फिजिशियन नीड टू रिड्यूस द डोज ऑफ टेट्रासाइक्लिन. तो टेट्रासाइक्लिन में सारे आ जाते हैं, जैसे एक एक सिर्फ ये डॉक्सीसाइक्लिन ही है जो एक्सेप्ट डॉक्सीसाइक्लिन. ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन किसी तरह का रीनल इफेक्ट नहीं कॉज करता है, रीनल फेलियर में कोई it is not responsible for that. But other than doxycycline बाकी जितने भी है, मैंने क्या क्या बताया आपको? क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन है ना, डिमिक्लो साइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन. तो इसमें जो डॉक्सीसाइक्लिन है उसके अलावा बाकी सारे रीनल फेलियर कॉज कर सकते हैं.
ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। और तुम लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी वॉइस क्लियर है? आर यू ऑल देयर और स्लीपिंग? मैम आ रही है वॉइस। Okay, fine then. Then is the mechanism of action for doxycycline. देखो ये कैसे एक्ट करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, ठीक है? ये एक्ट करता है बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका प्रोटीन सिंथेसिस को ये रोक देता है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अगर प्रोटीन सिंथेसिस ही नहीं हो रहा है तो सेल अपने आप ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसका डेथ हो जाएगा। ओके, तो ये एक क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। देन इट इज ए बैक्टीरियो स्टेटिक ड्रग। तो ये उसका ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, को प्रोटीन सिंथेसिस को रोक के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक करके ये उसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। दैट इज व्हाई इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ बैक्टीरियोस्टेटिक। ओके, यूजेस ऑफ दिस ड्रग्स आर, जैसे कॉलेरा है, ठीक है, इनके इन कॉलेरा माइकोप्लाज्मल निमोनिया, ट्रैकिया, सॉरी, ट्रैकोमा। ओके, देन रिकेट सेल इन्फेक्शन, रिकेट में, इन सब में ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स होता है। मींस दिस इज द ड्रग्स प्रेफरेबल ड्रग्स। सबसे पहले यही टेट्रासाइक्लिन ही प्रिस्क्राइब किया जाता है इन सारे केसेस में। ओके, सो और सेकेंड चॉइस ऑफ ड्रग्स किस में होते हैं, ये गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सब में पहला चॉइस ऑफ ड्रग्स है पेनिसिलिन। ठीक है, गोनोरिया, सिफिलिस, ग्रेनुलोमा, टेटनस हो गया, एंथ्रेक्स, ये सब में फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स इज पेनिसिलिन एंड सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग्स इज टेट्रासाइक्लिन। सो अगर किसी किसी केस में इफ अ पर्सन इज गेटिंग इन्फेक्टेड, कोई इन्फेक्शन है और मिक्स तरह का इन्फेक्शन है, ठीक है, उसमें भी दिस टेट्रासाइक्लिन वर्क वेरी इफेक्टिवली। मिक्स इन्फेक्शन मतलब होता है कि एक से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड which are responsible for the condition of patient. Okay, acne में भी ये tetracycline is useful। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में भी tetracycline ही दिया जाता है। डोजेस क्या है, जैसे क्लोर टेट्रासाइक्लिन है या ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन, ये तीनों का डोज सेम है, 250 to 500 mg, 6 आरली ओरली, मोस्टली ओरली दिया जाता है, रूट है ओरली। और sometime if it's not possible orally then one can give IV infusion के through भी। Okay, then the second medicine, that is dimeclocycline. This is given 300 to 600 mg every 12 hourly orally। ठीक है, dimeclocycline, dimeclocycline, this medicine is given 300 to 600 mg 12 hourly दिया जाता है orally। Then the last one is doxycycline and minocycline, दोनों ही orally दिए जाते हैं और इनका डोज होता है 100 to 200 mg daily। Okay, now we will see the adverse reaction। इसका adverse reaction क्या हो सकता है? The patient may complain of mild nausea, ठीक है, vomiting, epigastric discomfort, antibiotics may induce diarrhea, डायरिया भी हो सकता है, सुपर इन्फेक्शन विद स्टेफाइलोकोकस एंड कैंडिड, ठीक है, ये भी हो सकता है, जैसे while the time of this medication स्टेफाइलोकोकस कोकल और कैंडिडा का इन्फेक्शन हो सकता है।
इनका जो साइड इफेक्ट, वन ऑफ द साइड इफेक्ट ये भी है कि जो आप देखोगे कि पेशेंट के जो दांत है, द टीथ टर्न स्लाइट ब्राउन, ब्राउन डिस्कलरेशन होने लग जाता है टीथ में। ओके, इसका साइड इफेक्ट ये भी है कि ये अगर छोटे बच्चों में दिया गया, इंट्रा यूट्राइन एंड लाइफ और इन्फेंसी में दिया गया, ओके, इन्फेंट के टाइम पे दिया गया है, तो दे कैन सप्रेस बोन मैरो, बोन बोन ग्रोथ, बोन के ग्रोथ को भी सप्रेस कर सकते हैं। दिस कैन कॉज फोटोसेंसिटिविटी एंड स्किन रैशेस। वन मस्ट अवॉइड डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट व्हाइल टेकिंग दिस मेडिसिन। फोटोसेंसिटिविटी भी हो सकती है पेशेंट को, स्किन रैशेस आ सकते हैं, और डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट से बचाना है आप खुद को। इसका जो, ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टेट्रासाइक्लिन। नाउ वी विल मूव टू क्लोरामफेनिकोल। जो ये है क्लोरामफेनिकोल, ये दिस इज earlier this was obtained from streptomyces, okay, but nowadays it is totally synthesized chemically in laboratory. This is also a broad spectrum antibiotic. ये भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और इसका जो फीचर्स है या फिर इसके जो एक्शन है इज कम्प्लीटली रिजेम्बलेंस टू द tetracycline. इस क्लोरामफेनिकोल और tetracycline is almost very closely related to each other. Okay, इनका जो एक्शन है वो मोस्ट ऑफ मोस्टली ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा है। ये भी माउथ के थ्रू दिया जाता है ओरली, और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस ऑल्सो क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर, तो ये मेनिंजस तक भी पहुंच जाता है। ये मेनिंजस को क्रॉस करके सारी सीएसएफ तक पहुंच जाता है। ठीक है, किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट होता है। सेम यही सारे फीचर्स आपने टेट्रासाइक्लिन में भी देखा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, दिस इज आल्सो सेम। ये क्या करता है, ये भी प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। ओके, due to which the microorganism cannot be able to divide properly. प्रोटीन सिंथेसिस रोक दिया जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो उनका मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा, एंड that's why it is also came under the category of bacteriostatic. ओके, ये भी इनहिबिट करता है ग्रोथ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो this was the mechanism of action of chloramphenicol. Now we will move to the uses. ये किस में यूज होता है मेनली? इट इज यूज इन एंट्रिक फीवर। एंट्रिक फीवर मीन्स टाइफॉइड। ठीक है, एनोरोबिक इन्फेक्शन, ऐसे बैक्टीरिया जो कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सरवाइव कर लेते हैं, उन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। और एनारोबिक बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट के लिए भी क्लोरामफेनिकोल इज वेरी इफेक्टिव। एच इन्फ्लुएंजा, मेनिंजाइटिस, ईयर एंड आई इन्फेक्शन, इन सब में ये यूज होता है primarily. And secondarily this can be given in urine tract infection, UTI, cholera, rickettsia, chlamydial infection, okay, and bacterial meningitis. इन सब में भी ये दिया जा सकता है। डोजेस इसके क्या रहते हैं, 250 mg to 500 mg orally 6 hourly. Okay, this is the dose for it.
एडवर्स रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें होता है नौसिया होता है पेशेंट को, वॉमिटिंग हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बोन मैरो डिप्रेशन हो सकता है, and this bone marrow depression is one of the most serious toxic effect of chloramphenicol. ठीक है, although the incidence of bone marrow depression is very less, very rare, very less, but still this is one of the very toxic side effect of chloramphenicol. इसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, ठीक है, ग्रेनुलोसाइटोसिस हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, ठीक है. So these all can happen. हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी में मतलब स्किन में रैशेस आ सकते हैं, पेशेंट में बिकम सेंसिटिव टू सनलाइट, जो हमने टेट्रासाइक्लिन में भी देखा, सेम कैन हैपन. ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो ये भी एक बहुत peculiar kind of adverse reaction है which we can see in chloramphenicol. So इसमें क्या होता है कि अगर हायर डोज में न्यूबॉर्न को दे दिया, न्यूबॉर्न बेबीज को अगर हायर डोज में क्लोराम्फेनिकोल क्लोराम्फेनिकोल अगर दिया है तो ये हो सकता है कि बेबी का जो स्किन है, बॉडी है, वो ग्रेइश हो जाए, जो जैसे साइनोसिस की वजह से ग्रेइश हो जाता है ना, वैसा हो जाए, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, और इवन बेबी की डेथ भी हो सकती है, ठीक है. ये बिकॉज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो क्लोराम्फेनिकोल है वो न्यूबॉर्न बेबी के बॉडी में एक्यूमुलेट होने लग जाता है, ठीक है. अगर हायर डोज में दिया है तो वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और हो सकता है कि वो मेटाबोलाइज ना हो बॉडी में, बेबी बॉडी ऑफ द fetus is not enough capable of metabolizing this chloramphenicol, और मेटाबोलाइज भी प्रॉपरली नहीं हो रहा है, एंड साथ ही साथ एक्सक्रीट भी नहीं हो रहा है बॉडी से, ठीक है. तो इस वजह से क्या होता है कि बॉडी में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है. और ग्रे बेबी सिंड्रोम कैसा होता है कि बच्चे का जो स्किन है ना, वो ग्रे होने लग जाता है, एशेस एशन ग्रे साइनसेस होने लगता है, जैसे एशी ग्रे होता है ना, राख के जैसा ग्रे हो जाता है कलर. सो दिस इज अबाउट क्लोराम्फेनिकोल. जो ब्रांड है क्लोराम्फेनिकोल के, जो ट्रेड नेम से जो अवेलेबल है वो है क्लोरोमाइसिटिन, केमिसिटिन, पेरेक्सिन, बायोफेनिकॉल. ये सारे कुछ ब्रांड नेम्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, और ये बेसिकली क्लोराम्फेनिकोल है. ओके, तो ये तो हो गया आपका क्लोराम्फेनिकोल. नाउ आई थिंक हम लोगों के पास टाइम इनफ है, तो हम अभी मूव करते हैं एरिथ्रोमाइसिन में, ठीक है. एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन जो है वो भी एक एंटीबायोटिक है विच इज derived फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, एरिथ्रियस, ठीक है. स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस, स्पेलिंग में स्पेल कर रही है, STREPTOMYCES, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ERYTHREUS, एरिथ्रिस, ओके.
This has been derived from Streptomyces erythris, or this one, erythromycin, is a narrow spectrum एंटीबायोटिक। ठीक है, ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और ये मोस्टली देखा जाए किस किस के अगेंस्ट इट वर्क्स अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेसिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्टेप ऑरियस, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, लेजियोनिला एंड गोनोरिया, सी डिप्थीरिया, क्लोस्ट्रोडिया, एच इन्फ्लुएंजा. So these are certain microorganisms against which erythromycin works very effectively. Okay, although it is a narrow spectrum antibiotic, it is derived from Streptomyces erythris. So this was about the introduction of erythromyces. Now we will move to the mechanism of action of erythromycin. So what erythromycin does, it inhibits bacterial protein synthesis. Bacteria के जो protein synthesis है उसको inhibit कर देता है ये. Same as of tetracycline and cephalosporin की तरह ही ये भी बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है. और जो ससेप्टेबल बैक्टीरिया है वो क्या हो जाता है, उसके अंदर इरेथ्रोमाइसिन क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है. ओके, एक्युमुलेट होने लग जाता है. ओके, तो सबसे पहले तो ये क्या करता है, अगेन आई एम रिपीटिंग, कंफ्यूज मत होना. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में इरेथ्रोमाइसिन क्या करता है, बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है. ठीक है, इनहिबिट्स बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस. नाउ जो ससेप्टेबल बैक्टीरिया मतलब जिसपे के ऊपर नाउ ये इरेथ्रोमाइसिन अटैक किया है, उसके बॉडी में क्या करता है, ये एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर इरेथ्रोमाइसिन एक्युमुलेट होना स्टार्ट कर देता है. अब ये एक ऐसा मेडिसिन है इरेथ्रोमाइसिन विच इज बोथ बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल. दोनों प्रॉपर्टीज है इसमें. अगर आप इसको कम डोज में देंगे, लो कॉन्सेंट्रेशन में एंड लो डोज में दोगे तो ये बैक्टीरियोस्टेटिक है, कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है बॉडी में. और अगर आप इसे हायर डोज में और हायर कॉन्सेंट्रेशन में देंगे तो ये बैक्टीरियोसाइडल है, मतलब बैक्टीरिया को पूरी तरह से किल कर देता है. दिस इज इट्स यूनिकनेस कि ये बहुत रेंज में आता है, बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल, बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन. ये भी ओरली बहुत अच्छे से इसका सॉरी ओरल एब्जॉर्प्शन इज वेरी पुअर. ये ओरली अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता है. ये पूरी बॉडी में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा बट ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है. इट मीन्स ये सीएसएफ तक नहीं पहुंचेगा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड तक नहीं पहुंचेगा. ये प्राइमरीली कहाँ से सेक्रीट होता है, एक्सक्रीट आउट होता है हमारे बॉडी में बाइल से. ठीक है, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट होता है. और जो इसका रीनल एक्सक्रीशन है वो बहुत कम है, कंपैरेटिवली वेरी माइनर. ये इरेथ्रोमाइसिन और आप अगर पेनिसिलिन का रेंज ऑफ एक्टिविटी देखो तो ऑलमोस्ट सेम रहता है. इसीलिए इन प्लेस ऑफ पेनिसिलिन, अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो कि पेनिसिलिन सेंसिटिव है और एलर्जिक टू पेनिसिलिन है, तो हम उसको इरेथ्रोमाइसिन दे देते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स किसमें है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, legionnaires pneumonia, mycoplasma pneumonia and legionnaires pneumonia. ये दो कंडीशन में ये फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग्स माना जाता है. ओके, प्रेफरेबल ड्रग्स इज एरिथ्रोमाइसिन. नेक्स्ट इज डोजेस. इसका डोज क्या है, 250 to 500 mg orally 6 hourly. ओके, 250 से लेके 500 mg orally देंगे हम, 6 आवर में देना है, एवरी 6 आवर्स.
देन कम्स टू 10 to 20 mg पर केजी डेली। ठीक है, केजी के हिसाब से 10 to 20 mg देना है डेली। जैसे अगर कोई पर्सन है, उसका वेट है 60 kg, देन 60 mg to 600 mg हो जाएगा। 10 to 20 mg है ना, तो 10 into 60 और 20 into 60 करेंगे हम, तो 10 into 60 हो गया 600 mg पर डे देना है, या फिर 1200 mg पर डे देना है। IM और IV, ये जो डोज है वो IM और IV के लिए है। एडवर्स रिएक्शन क्या है? डायरिया हो सकता है। तो जो डायरिया कोई मेडिसिन लेने की वजह से होता है उसको कहा जाता है ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया। मीन्स ड्रग ने उसको स्टिमुलेट किया। डायरिया किसकी वजह से हो रहा है? नॉर्मली नहीं हो रहा है, नेचुरली नहीं हो रहा है, इट इज ड्यू टू द intake of drugs. So this is termed as drug induced diarrhea. पेन हो सकता है IM इंजेक्शन का। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, मतलब जिस साइड में इंजेक्शन लगा है या फिर जहाँ पे कैनुला लगा है वहाँ पे वेन्स में आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको रेड रेड पैचेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज रेयर बट इट इज देयर। ओके, कई बार ऐसा होता है क्योंकि इसका जो एक्सक्रीशन है वो बाइल के थ्रू है, तो जॉन्डिस हो जाता है। ओके, समटाइम हेपेटाइटिस with jaundice after giving injectable preparation of erythromycin। इसका साइड इफेक्ट एक ये भी है कि जॉन्डिस होने के चांसेस होते हैं इसके इंजेक्शन की वजह से। अब ये मार्केट में कौन कौन से नाम से प्रेजेंट है? एल्थ्रोसिन, ओके, एल्थ्रोसिन, इरेथ्रोसिन, इरोएट, रेटोरिन। these are the names, these are some of the brand names जिसके नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है, which is erythromycin। ठीक है, आप लोग के पास 5 मिनट का टाइम है, रिवाइज कर लो। अगर कहीं पे कोई डाउट है इन दिस टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल एंड इरिथ्रोमाइसिन, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। फर्स्ट जस्ट रिवाइज इट। 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं आप लोगों को, रिवाइज कर लो। अगर कहीं कुछ डाउट होगा तो मैं 5 मिनट के बाद पूछूंगी आप लोगों से।
आपके स्टूडेंट्स कोई डाउट है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे about anti-tubercular drugs, then antifungal drugs, then anti-malarial drugs and antiviral drugs. इनको अच्छे से पढ़ लेना। वैसे पूरा सिलेबस आपने अच्छे से पढ़ना है, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट बहुत अच्छे से, क्योंकि मेरा पोर्शन सेकेंड एंड थर्ड यूनिट आ रहा है, ठीक है। आई थिंक फोर्थ यूनिट भी आ रहा है आपका, एंड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है। लेट मी चेक। ओके देन आप अच्छे से पता कर लेना। बट मेरा जो पोर्शन है उसमें से आ रहा है आपका सेकेंड एंड थर्ड यूनिट, ओके। फिर आपकी फार्माकोलॉजी के अदर टीचर्स आर आल्सो देयर, लाइक फाहिमा मैम, क्लैरिस मैम, तो उनसे भी आप कंफर्म कर लें कि कौन कौन सी यूनिट आ रही है, ओके। अच्छा हाँ, कोई डाउट है अभी? नो मैम। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट अच्छे से कंटिन्यूअसली पढ़ते रहना। और अगर कहीं पे सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो, सभी के लिए ये पूछ लेना, बिकॉज अभी एग्जाम्स आ रहे हैं आपके। ये सेकंड सेशनल है, उसके बाद फिर फाइनल्स एग्जाम भी आ जाएंगे आपके। अभी से अगर आप पढ़ोगे, और स्पेशली फार्माकोलॉजी, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो एवरी डे, इफ यू आर स्टडिंग जस्ट फॉर, आई विल से 15 मिनट्स ओनली, तो बहुत इजी है, अच्छा सब्जेक्ट है। बट अगर आप नहीं पढ़ रहे, ठीक है, पढ़ना मतलब जस्ट एक रिविजन भी कर रहे हो ना आप डेली के डेली, तो भी ये बहुत अच्छी तरह से आपको याद रहेगा। बार बार आपको इस सब्जेक्ट को ज़रूरी होता है कि इसको हम रिवाइज करें। रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप एक एक ड्रग्स पढ़ोगे, जैसे हमने अभी एरिथ्रोमाइसिन पढ़ा, फिर हमने पढ़ा टेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकोल, ऑलमोस्ट सभी की प्रॉपर्टी सेम है ना, ज़्यादा कुछ याद नहीं। तो याद रखने के लिए होता है, वो ये होता है कि डिफरेंस क्या है, आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, वो याद रखना ज़रूरी है। और उन सब चीज़ों को याद रखने के लिए ज़रूरी है कि आप every time you keep on revising it. So every day 15 minutes, just give 15 to 20 minutes to this subject, and it will be one of the most easiest and mark scoring subject. ये स्कोर भी बहुत अच्छा करवाता है, राइट। फार्मा पैथोजेनेटिक्स और फार्मा में मतलब फार्मा के क्वेश्चंस ऑलवेज थोड़े ज़्यादा रहते हैं, और फार्मा से मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अगर आपने ज़रा सी मेहनत करी है तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। और रिवाइज करते रहना, बार बार पढ़ते रहना इसको, जस्ट गो थ्रू द सब्जेक्ट। और मैंने अपना सिलेबस बता दिया आपको, मेरा जो पोर्शन है उसमें से सेकेंड एंड थर्ड यूनिट आएगा। और बाकी आप फाहिमा मैम से भी पूछ लीजिए, उनके जब क्लास होती है तो उनसे एक बार पूछ लेना, और क्लैरिस मैम से पूछ लेना कि उनके कौन कौन से यूनिट्स आ रहे हैं, ओके। आई होप दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगर कहीं कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछ लेना। Okay, ma'am. ओके, थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am.